नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विधि के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपके बीच हूँ। स्पेशल प्रोग्राम मैंने इस कारण कहा कि अभी तक जो मेरे 43 क्लास हुए हैं, 43 क्लासेस मैं पीछे रन कर चुका, और मैंने इस क्लास की शुरुआत 20 अप्रैल 2020 से की थी और आज हम 12 जून 2020 में आपसे बात कर रहे हैं। पिछले 36 वर्षों में मेरे जितने फॉलोअर्स नहीं बने थे, या मेरे फॉलोअर्स मैं उनको नहीं कह सकता, मैं अपने मित्र कह सकता हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जगत से जुड़े हुए पिछले 20 अप्रैल से लेकर के आज 12 जून तक मेरे जितने नए साथी बने हैं, वो साथी इसीलिए बने हैं कि उन्हें मेरी बातें या तो अच्छी लगी हैं, या मेरी बातों को उन्होंने समझने का प्रयास एक नए सिस्टमेटिक वे से सोचा है, उसको समझने का प्रयास किया है। कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है जब अमुक व्यक्ति या अमुक संस्था, नाम लेने से विवाद बढ़ता है, जब लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर आकर के सूट और टाई पहन करके अपने आप को फोकस करते हैं और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की थियरी को समझने का प्रयास करते हैं। और हंसी तब आती है जब वो हर बात में ये कहते हैं कि मैं करता हूँ, मेरा अस्पताल है, मेरा यहाँ खुल गया है, मेरा गया है, और मेरी संस्था स्क्रीनिंग कर रही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टरों की कि उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उनके बोलने की क्या लैंग्वेज होना चाहिए, उनकी वेशभूषा क्या होनी चाहिए। बड़ा अजीब सा लगता है। मैं एक वीडियो अभी आपसे कुछ देर पहले सुन रहा था और पूरा वीडियो मैंने सुना। उसमें जो प्रस्तुतकर्ता थे, या जो कह लें कि उसके एंकर थे, उन्होंने बड़े अपने संस्थान के बारे में बताते हुए कहा कि मेरे संस्थान ने सरकार को ये दे दिया, सरकार इस टेस्ट के लिए ये आदेश कर दिया, मुझे एप्रिसिएशन का लेटर मिल चुका। उन्होंने ये भी तर्क दे दिया अपने उस स्टेटमेंट में कि लोग 500 मीटर किलो अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं कर पाते, लोगों के अंदर चिकित्सक होने की क्वालिटी नहीं है, लोगों के अंदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रिसर्च करने की कैपेसिटी नहीं है। वो ये भी बताना चाहते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं या उनका संस्थान जो कुछ कर रहा है वही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज तक हुआ। उनका ये भी कहना है कि मैटी जी ने एक लीक पकड़ाई थी, एक ट्रैक दिया था, उस ट्रैक पे हम 150 साल से वहीं रुके हैं। अब मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है उन सभी सुनने वाले श्रोताओं से और उनके सभी चाहने वाले जिन लोगों ने उनके साथ अप्रिसिएट करके उनको कमेंट पर शाबाशी दी है। अगर 155 साल से हम कुछ कर नहीं पाए और हमने कुछ करके बताया नहीं, हमने का तात्पर्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ने, तो कृपया आप बताएं कि आपने इस पर क्या काम किया, आपने कौन सी नई ट्रैक पकड़ाई, आप उस मैटी के फार्मूले पर आप अपने आप को कितना खरा साबित किए। मैं यानी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव पिछले 20 अप्रैल से लेकर के मुझे जो आता था, गलत सही, या मैंने जो अनुभव किया, या मुझे जो बताया गया, पढ़ाया गया, या मुझे समझाया गया, मैंने उसमें A to Z अभी तक जितना बताया है और आगे जो बताने वाला हूँ उसमें मैं कुछ छिपा नहीं रहा हूँ। अगर लोगों को गलत लग रहा है तो उस पर तमाम सवाल आ रहे हैं, मैं उसका संशोधन कर रहा हूँ, मैं उस पर तर्क वितर्क कर रहा हूँ, और तर्क वितर्क करना सवालों पर भी एक रिसर्च है। यानी किसी के सवालों को सुनना, समझना, फिर उसका जवाब देना, फिर उसका प्रत्युत्तर लेना, ये भी एक रिसर्च है, ये भी एक अनुसंधान है। किस बात का? विचारों का अनुसंधान, प्रयासों का अनुसंधान, प्रयोगों का अनुसंधान। अलग अलग प्रकार होते हैं अनुसंधान के।
तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 150 वर्षों में हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथ ने कुछ नहीं किया। मैटी जी ने जो बताया था उसको हमने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जैसा कि आप कहते हैं, आपके लोग कहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अपने संस्थान के द्वारा पिछले 150 वर्ष में, फिलहाल आप संस्थान में 150 वर्ष से कोई था ही नहीं, उस संस्थान को लोग जान ही रहे हैं कि कब से वो चला और कब तक चलेगा, ये भी लोग जान रहे हैं। लेकिन आपने क्या नया किया? आपने आज तक ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियाँ कितनी हैं। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि किस इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियों में कौन कौन से पौधे हैं, उन पौधों की फैमिली क्या है। आपने ये नहीं बताया कि उसमें डाले गए पौधे जर्मनी से आए कि एशिया से आए कि ऑस्ट्रेलिया से आए कि ये किन देशों में पाए जाते हैं। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी के उस औषध में डाले जाने वाले पौधों का अनुपात और रेशियो कैसा होता है, उसका फार्मूला क्या है। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में कंपाउंड मेडिसिन और ओरिजिनल मेडिसिन में डिफरेंस क्या है। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी और होम्योपैथी में अंतर क्या है। आपने बताया क्या, मैं वो भी बता दूँ। आपने अपना एक स्पेसिफिक मेडिसिन का नाम बताया, एक उसकी स्पेसिफिक फिजियोलॉजी बताई, फिजियोलॉजी की एक्टिविटी बताई, उसकी आपने एक स्पेसिफिक नाम बताया, आपने उसकी एक स्पेसिफिक रोग से उसको संबंधित बताया, और आपने स्पेसिफिक अपने एक अनुसंधान का नाम प्रचारित किया। उस अनुसंधान का लैब कहाँ है, उस अनुसंधान में औषधियाँ कहाँ बनती हैं, उस अनुसंधान में कितने कर्मचारी हैं, उस अनुसंधान में काम करने वाले कितने फार्मेसी के जानकार हैं, उस अनुसंधान में कितनी शीशियों का प्रयोग आप करते हो, उन शीशियों की संख्या भी शायद आपको याद है कि नहीं याद, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। उस संस्थान का डायरेक्टर, मैन्युफैक्चरर, क्लर्क, सप्लायर, रिप्रेजेंटेटिव, उसका डिजाइनर, उसका राइटर, सब वन प्लस मोनो पॉलिसी, जिसको कभी कभी ऐसा होता है, चूंकि मैं तो स्टेज का आर्टिस्ट रहा हूँ, मुझे शिकायत और हिचक नहीं होती है। मैं आर्टिस्ट हूँ तो आर्टिस्ट हूँ, मेरी डिमांड है एज ए आर्टिस्ट तो होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक व्यक्ति कई कलाओं में माहिर होता है, तो स्टेज पर एक मोनो प्ले होता है और एक पॉली प्ले होता है। जब एक ही व्यक्ति विभिन्न लोगों की एक्टिंग को विभिन्न डिजाइनों से करके, विभिन्न आवाज़ों को निकाल करके सामने वाले को प्रभावित करता है, हंसाता है, तो उसे मोनो प्ले कहते हैं, जो एक ही व्यक्ति पे आधारित होता है। और एक होता है पॉली प्ले, जिसमें विभिन्न प्रकार के एक्टर्स के विभिन्न पात्र होते हैं। जैसे आपकी पिक्चर्स आती हैं, पिक्चर में जो काम करते हैं, पिता कोई बनता है, बाप कोई बनता है, बेटा कोई बनता है, माँ कोई बनती है, पत्नी कोई बनती है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति सारे रोल कर लेगा, वन मैन आर्मी कहलाएगा। तो वन मैन आर्मी अपने अनुसंधान के पीछे, अपने परिवार के पीछे, केवल नेम एंड फेम के पीछे परेशान रहेगा, और अपने परिवार और अपने अनुसंधान और नेम और फेम के पीछे देश के सारे इलेक्ट्रोहोमोपैथ को मूर्ख बताएगा। यानी आज तक इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी की परिभाषा, चलिए मान लिया कि आपने सरकार को अपना सिलेबस बता दिया है, यानी आप सिलेबस बनाने में बहुत माहिर हैं, ये आप साबित कर रहे हैं कि अब तक जितने शैक्षिक संस्थान या देश की यूनिवर्सिटी या उसके प्रोफेसर या उनके कुलपति या सचिव जो शैक्षिक अनुसंधानों के हैं, वो सिलेबस का प्रारूप नहीं जानते, सिलेबस कैसे बनाया जाता है। या अब तक जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी की संस्थाएं चलती रही हैं, उनको सिलेबस शब्द ही नहीं आता रहा होगा, आपने पहली बार उनको सिलेबस शब्द बताया होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि 1998 में IH मेडिकल काउंसिल यानी डॉक्टर वी कुमार की काउंसिल ने एक सिलेबस कमेटी बनाई थी, जिसमें विभिन्न कुलपतियों का सहयोग लिया था, रिटायर्ड विभिन्न प्रकार के वनस्पत शास्त्रियों का, जीव शास्त्रियों का, रसायन शास्त्रियों का सहयोग लिया था, और उस कमेटी के नाम पर एक इलेक्ट्रोहोमोपैथी का एक आइडियल सिलेबस बन के आया था। क्या आप पहली बार हम लोगों को सिलेबस बताने की बात समझाना चाहते हैं? दूसरी बात, मोनोप्ले में आप देश को ये बताना चाहते हैं कि आप सरकार के बहुत करीब हैं, सरकार सिर्फ आपसे ही वार्ता करना चाहती, बाकी किसी से उसकी वार्ता होने की कोई संभावना दूर तक नज़र नहीं आती है। मैंने तो बार बार आपसे कहा है, सबको कहा है, बधाई दी है कि भाई सरकार के साथ मिल करके आपसी तालमेल बना करके मान्यता लेने के लिए आप आगे आए, आपको बधाई है। लेकिन उस
कार्य के साथ आप अपनी स्पेशलिटी को शो करके दूसरे को डाउन करने का उद्देश्य आपका क्यों है? आप अनिल श्रीवास्तव की बात छोड़ दीजिए। अनिल श्रीवास्तव अभी सर्विस में है, अभी 2027 में मेरा रिटायरमेंट है, तब तक मैं सेवा में हूँ और इस बीच में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सेवा में जैसे जुड़ा हूँ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। पिछले 36 वर्षों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जैसे था वैसे ही था। जब मेरे मन में इस 2020 में ये बात आई कि मुझे अपनी बातों को अब कुछ कहना चाहिए, लोगों को बात, तो उन लोगों को बहुत पीड़ा होने लगी जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में छुपा बिजनेस करते थे, जिसको कहते हैं बंद व्यवसाय। कि हम जो लोग काला, इसको एक अन्य लैंग्वेज में कहा जा सकता है, काला जादू करते थे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। जैसे एक शब्द मैं निकाल के लाया ना कि वन मैन आर्मी, एक ही व्यक्ति वहाँ का प्रोप्राइटर है, वहाँ का डायरेक्टर है, वहाँ का चपरासी, वहाँ का बाबू है, वहाँ का क्लर्क है, वहाँ का अकाउंटेंट है, वही डायरेक्टर है और वही सबको अपने आप में समाना चाहता है। लेकिन अगर वास्तव में पूछा जाए तो जितने लोग अपने अनुसंधान की बात करते हैं, अनुसंधान मेकर की बात करते हैं, उनके पास भी ढाक के 3 पात हैं, अंदर सब ढोल में पोल है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा बनाने के फार्मूले पर कभी चर्चा नहीं की गई। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बनाए गए पौधों के बारे में कभी चर्चा नहीं की गई। बार बार लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 114 पौधे थे, लेकिन हमारा और रमाशंकर का मानना था और जर्मनी के लिटरेचर का ये मानना है, जेसो वर्क ने भी इसको लिखित रूप में डॉक्टर वी कुमार जी को दिया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 115 पौधे प्रयोग किए जाते हैं। और मैंने आपको जो विभिन्न पौधों की चर्चा की है उसमें 115 पौधे आप गिनती में ले लें जितने किसमें कितने पौधे पड़े हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पाए जाने वाले पौधों में मैटी के ज़माने में केवल 89 प्लांट थे। उसके बाद जो पौधे बढ़ाए गए वो मैटी जी के जाने के बाद, मैटी जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद बढ़ाए गए और उसको ला करके 115 पौधों में किया गया। क्या इनको ये नहीं पता है कि 150 साल में क्या हुआ? 89 प्लांट से 115 प्लांट पे हम चले आए। हमने, चूँकि ये ऑर्गन वाइज मेडिसिन है, ऑर्गन वाइज मेडिसिन के नाते इनकी संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन कंपाउंड की संख्या तो रोज़ बढ़ रही है। हर नया कंपाउंड हम तैयार कर रहे हैं, हर नए कंपाउंड की एक दवा तैयार कर रहे हैं। मैंने अपने युवा साथी को चैलेंज भी दिया था अपने एक स्टेटमेंट में कि सिर्फ एक रोग पे ना रहिए, किसी अन्य रोग पर भी कोई खोज करिए। उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर स्टेटमेंट आया कि लोगों को बात करने की शैली नहीं है। इनके पास इतनी कला है कि ये व्हाट्सएप पे हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डॉक्टरों की भाषा को जज करके उसका स्टैंडर्ड चेक कर लेते हैं। इनके पास इतनी कला है कि फेसबुक पर ये लैंग्वेज पढ़ करके उसके पूरे इतिहास भूगोल को जान लेते हैं। लेकिन इनके अंदर इतनी कला नहीं आई है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के किसी एक पौधे का पूरा बॉटनिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसका बॉटनिकल इम्पॉर्टेंस, उसका मेडिकल इम्पॉर्टेंस ये बता सकें। या इनको शायद ये भी नहीं पता है कि किसी एक दवा में वास्तव में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कौन से पौधे वो हैं जो मैटी जी के समय थे और उनमें से कौन से पौधे बढ़ा दिए गए जो बाद में बढ़ाए गए। हमसे एक सज्जन ने कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप पौधों की फैमिली पर वर्णन कर रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लोग अभी फैमिली के बारे में जानकार नहीं हैं। भाई जानकार नहीं है तो जानकारी हम देंगे। हम पौधे के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम मानव शरीर के बारे में चर्चा करते हैं तो हम आँख कान नाक गले सबके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम पौधों के बारे में फैमिली का डिस्क्रिप्शन उसके ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर का जो एक तरीके का सेट होता है प्रकृति के द्वारा, करंट में एक ही तरह के जो प्रकृति द्वारा पौधों का सेटलमेंट होता है फूल का लगने का, उस फूल की बनावट, उसके रंग, उसका एडजस्टमेंट ही फैमिली एक संकेत देता है। तो एक ही फैमिली में कई वैरायटीज होती हैं। हमारे एक सज्जन की एक बुक थी जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पौधों के नाम कैपिटल लेटर में लिखे हुए थे। अब मुझे हंसी भी आई और मैं ये जो स्पेशल अनुसंधान की बात, केंद्र की बात करते हैं, हमारे तमाम अपने आप को मोनोपोली में बात करते हैं। क्या पता है कि स्पीसीज, जीन्स और स्पीसीज दो नाम होते हैं नॉमेनक्लेचर में, बायोलॉजी में, और जीन्स का नाम कैपिटल लेटर में, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर में होता है। इसीलिए पहला अक्षर कैपिटल होता है और उसके आगे वाला जो दूसरा शब्द उठाते हैं वो स्मॉल लेटर में होता है। तो अगर हम
हमने कैपिटल लेटर में पूरा नाम दे दिया तो उसका नाम बदल जाएगा, उसकी जीन्स बदल जाएगी। हमको कैपिटल और स्मॉल दोनों शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, उसकी फैमिली बतानी पड़ेगी, उसके उसके क्लास बताने पड़ेंगे, सब क्लास बताने पड़ेंगे, तब तो हम डिवाइडेशन करेंगे। जैसे देहाती भाषा में हम कहें गांजा और भांग या प्याज और लहसुन, ये सब अपने अपने एक ही फैमिली के पौधे हैं, तो फिर दोनों में अंतर तो हमको बताना पड़ेगा ना कि लहसुन और प्याज में क्या अंतर है, क्यों इसको अलग अलग फ्लावर इसमें है, या गांजा और भांग दो नाम क्यों दिया गया, अगर एक ही फैमिली थी तो उसका दो नाम क्यों दिया गया। इसका मतलब कि हमको उसकी जीन्स और स्पीशीज दोनों के बारे में व्याख्या करनी ही पड़ेगी। फिर बात आप करते हैं कि मेडिकल साइंस में लैंग्वेज लोग चेक करते हैं। लैंग्वेज तो मेरे भाई आप लोग तैयार करते हो। लैंग्वेज सामने वाला व्यक्ति सामने वाले के लिए लैंग्वेज कहीं से लाता नहीं है, लैंग्वेज उसको सिखाया जाता है। कैसे? जब आप अपने किसी भाषण में या अपने किसी लेक्चर में किसी सामने वाले को घुमा करके क्रिटिसाइज करेंगे तो सामने वाला आपको जब क्रिटिसाइज करेगा तो वो आपको उसकी अभद्र लैंग्वेज लगती है, और आप उसको दूसरे भाषा में बोल करके समझाते हैं तो वो उसको बड़ा अच्छा लगता होगा। जिस लैंग्वेज की बात बार बार की जाती है कि लोगों को बोलने की लैंग्वेज नहीं है। अब आप बताइए कि मैं 57 वर्ष का हूँ और मेरे सामने कोई 40 वर्ष का व्यक्ति खड़ा हो, अगर मैं उससे तुम करके बात कर लूँ तो ये अभद्र लैंग्वेज है। अंग्रेजी में यू है, हिंदी में आप और तुम है। हमारे हिंदी में या हमारे भाषा में तुम अपने से छोटे को और अपनत्व वाले व्यक्ति को पुकारा जाता है, जिससे हमारा लगाव ज़्यादा होता है। हम अपने याराने में भी अपने मित्रों को तुम से बात करते हैं। अपने जिनसे बहुत खास लगाव होता है, जो हमारे बहुत प्रिय होते हैं, उनको हम तुम से बात करते हैं। और आप एक सम्मान सूचक शब्द है। हम आपका प्रयोग उस व्यक्ति से ज़्यादा करते हैं जिसको हम अपने से ज़्यादा हाई लेवल का या अपने से अधिक सम्मान देते हैं, और ये मानते हैं कि नहीं, इसका सम्मान हमसे पहले है, हम इसको आप ही कहेंगे, तुम कहेंगे तो हमारे लेवल में आ जाएगा। यानी तुम का प्रयोग अपने लेवल पे किया जाता है। अब अगर 57 साल के व्यक्ति अगर 40 साल के व्यक्ति को तुम का प्रयोग कर दे और अगला वाला कहे कि मैं किसी से तुम से बात नहीं करता, और फिर कहे कि आपको मुझसे बात करना हो तो मुझसे तुम शब्द का प्रयोग मत करिए, अजीब सी बात है। यू बात करना अच्छा है, यू वन वर्ड है। ठीक उसी तरीके जैसे प्रिंसिपल एक शब्द है अंग्रेजी में, और हिंदी में है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, प्राचार्य, प्रधान अध्यापक, अनेक शब्द हैं। हिंदी में पद के अनुसार, उम्र के अनुसार, अपनत्व के अनुसार अलग अलग शब्दों का भावार्थ लिया गया है। अंग्रेजी में एक शब्द है, तो अंग्रेजी में हम एक शब्द पर चर्चा अगर करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि भाषा बदल जाती है, लोग 500 किलोमीटर दूर से और ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें कि जब सामने बैठें तो फिर आंख ना मिला पाएँ, ये तो दोनों लोगों को सोचना होगा ना, एक आदमी कैसे सोच सकता है। आप अपनी भाषा का प्रयोग करें तो आप बहुत अच्छे, मैं अपनी भाषा प्रयोग करूं तो बहुत खराब। हम आमने सामने एक मंच पर बैठें तो निगाह ना मिला पाएँ। पहले मंच पर आमने सामने बैठने की स्थिति तो हम ही पैदा करेंगे। हम अगर मंच पर बैठाएंगे तो आप बैठोगे, क्योंकि आप तो हमें कभी मंच पर बैठाओगे नहीं, क्योंकि आपने तो मेरी योग्यता और मेरी क्वालिफिकेशन को डिसलाइक कर दिया है। आपने ये भी बता दिया है कि मैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पूरी डिफिनीशन को चेंज कर दिया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैंने सिर्फ अपने नेम एंड फेम के लिए एक अलग से क्लास लेना शुरू कर दिया। तो समस्या तो इसी बात की है कि मंच पर हम आमने सामने बैठेंगे कब? बैठाऊंगा मैं, मंच मैं बनाऊंगा, बैठेंगे आप सूट टाई पहन के। आप तो कोई ऐसा मंच बनाएंगे नहीं जहाँ पे अनिल श्रीवास्तव को आप बुला सकें। आप मुझे सम्मान देना ही नहीं जानते। अगर आप सम्मान देना जानते तो मेरे पहले दिन के क्लास को ही आप सम्मान देना शुरू करते और मेरे क्लास में संशोधन करते। आप ये कहते सर इसको थोड़ा सा ऐसे मोल्ड करिए, सर इसमें थोड़ा सा इस तरह का बताइए। जैसे मेरी अपने सीनियर सेक्शन से बात हुई, उन्होंने मेरे इस लेक्चर में मदद करने की बात की, और कल मुझे कुरियर से 2 अच्छी पुस्तकें मेरे पास भेजी जा रही हैं। मैं उन पुस्तकों का अध्ययन करूंगा। मैं अपने सीनियर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे लेक्चर्स को सुना और उन्हें महसूस हुआ कि अनिल को लेक्चर देने के लिए मेरी इन 2 पुस्तकों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं उनका तो आभार व्यक्त कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि उन्होंने मेरे लेक्चर की वैल्यू को समझा, मेरी गरिमा को समझा और मेरी मदद के लिए उतर के आए, क्योंकि मेरे लेक्चर से जब हज़ारों साथियों को लाभ हो रहा। लगातार देखिए आप सब लाइन पर बने हैं, मैं किसका किसका नाम पढ़ूं, बहुत से नाम लगातार आ रहे हैं।
और लगातार आपकी लाइकिंग आ रही है। इस समय लगभग 68 लोग लाइव मुझे देख रहे हैं और मैं गिनती में गिन रहा हूँ कि 85 लोगों की इस पर कमेंट्स आ चुकी है। संदीप कुमार शर्मा जी इस समय सामने हैं, प्रकाश शिंदे जी मेरे सामने हैं। तो मैं तो अच्छा आपको अपना मित्र या अपना छोटा भाई या सहयोगी तब समझता जब आप मेरे क्लास में मुझे फ़ोन करके बताते कि सर आज आपका 40 मिनट का क्लास था, इसमें आपके 25 मिनट तो बहुत अच्छे थे, लेकिन 15 मिनट में आपने थोड़ा ये बातें गड़बड़ की, थोड़ा इसको अगले क्लास में इसको संशोधित कर दीजिए। जैसे इस बात का इंडिकेशन हुआ कि मैंने कई क्लासों में 114 पौधे की बात की, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि नहीं, 114 पौधे मैं कहीं से फ्लो में बोल गया हूँ, वास्तव में इलेक्ट्रोहोमोपैथी में 115 पौधे हैं। और आज एक सीनियर ने मुझे याद भी दिलाया कि हम लोग 115 पौधों का लिखने में, पढ़ने में और उसके तमाम पेपर्स हमको मिल चुके हैं, तो 115 पौधों की ही बात होनी चाहिए। तो मैंने उसको रियलाइज़ किया कि वास्तव में पौधे तो 115 है, मैं 115वें पौधे के बारे में बता तो गया, लेकिन संख्या मैं भूल से फ्लो में 114 कह गया। होता क्या है कि जब 20 मिनट 25 मिनट का क्लास चलता है और उसके बाद लगातार बिना देखे हम आपसे फेस टू फेस बात करते हैं, तो कुछ बोलने में फ्लो गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी कुछ शब्द बोलना कुछ होता है, निकल कुछ जाता है। तो वो लैंग्वेज हो सकता है हमारे सामने वाले को खराब लग रहा हो, या हमारी वो छोटी छोटी कमियां सामने वाले को पकड़ में आ रही, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप मेरे 40-42 लेक्चर सुन चुके हैं, आप सभी विद्वत हैं, हमारे सभी सीनियर और जूनियर इलेक्ट्रो क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे सभी भाई हैं। मैंने अपने किसी लेक्चर में ये नहीं कहा कि आप किसी फला कंपनी की दवा प्रयोग कीजिए। मैंने अपने किसी लेक्चर में नहीं कहा कि आप किसी फला डॉक्टर की किताबों को पढ़िए या किसी लेखक किताब पढ़िए, क्योंकि ये मुझे भी महसूस है, इसका मुझे भी एहसास है कि अगर मैं किसी एक को अच्छा कहता हूँ तो मैं दूसरे को खराब कैसे कह सकता हूँ। हाँ, जो क्रिटिकल बातें हैं, जो पॉइंट आउट करने वाली बात है, वो मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि आपका पेटेंट शब्द इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि पेटेंट भारत सरकार द्वारा एक दिया गया प्रमाण पत्र होता है जो आप उसको कंपाउंड मेडिसिन का नाम दे सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मैंने रोग वार का नाम दिया है, उसका कोई अलग से एक कैटलॉग या लिटरेचर बना सकते हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आप बार बार डॉक्टर बनाने की बात, उनकी भाषा बनाने की बात, आप उनके पावर ऑफ लेवल की बात आप करते हैं, उनकी डिग्री की बात आप करते हो। तो मेरे भाई, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप और आपका अनुसंधान ही केवल पूरे भारतवर्ष में पढ़ा है या पूरे विश्व में पढ़ा है जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी जानता है, और आपका और आपके परिवार का ही केवल हाई लेवल इतना ज़्यादा है कि उसके आगे सबका लेवल जीरो है। और अगर आपका हाई लेवल इतना अच्छा था तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के क्लास लेने के बाद आपका हाई लेवल वाला दिमाग कहाँ से निकल के आ गया? इसके पहले आपको ये शुरू कर देना चाहिए था। इसके पहले आपके संस्थान को ही इलेक्ट्रोहोमोपैथी पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए था, और अभी भी आप नहीं शुरू कर पाए हैं तो आप आज से शुरू कर दीजिए। अगर मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर पढ़ा रहे हैं और सामने वाले आपको बेहतर समझ रहे हैं तो मैं उसी दिन से आपको करूँगा और अपने क्लास को वहीं बंद कर दूंगा। कम से कम इलेक्ट्रोहोमोपैथी में जो रॉ हैंड हैं उनको कुछ तो पता नहीं। आइए, आप केवल अपने संस्थान, मेरा अस्पताल, मेरी इलेक्ट्रो भाषा, मेरे द्वारा सरकार को ये प्रस्तुत किया गया, मेरे द्वारा सिलेबस बनाया गया, मेरी कमेटी स्क्रीनिंग कर रही है, हमारा अनुसंधान स्क्रीनिंग कर रहा है, हमारे अनुसंधान के द्वारा ये लेवल बनाया गया है, ये क्राइटेरिया बनाया गया, आप सिर्फ यही कहोगे? अरे आप पहले इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में लोगों को मेरी तरह कुछ तो बताने आओ, फिर तो पता चले कि आपका लेवल और मेरा लेवल में अंतर क्या है। लोग इसको कम से कम दोनों में डिफरेंस तो देखें, डिफरेंस ऑफ आईक्यू फला अनुसंधान का और डिफरेंस ऑफ आईक्यू डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का, दोनों में अंतर तो तलाशा जाए। भी इस तरह का क्लास शुरू करें। जैसे देखिए, मनोज प्रभाकर जी क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उनके क्लास की सराहना करता हूं। मैंने कभी कमेंट नहीं किया कि वो क्लास क्यों कर रहे हैं, बल्कि फ़ोन पर हम उनसे बात करते हैं, वो हमको सलाह देते हैं, हम उनसे सलाह लेते हैं। कभी हम लोगों की बातें कुछ आपसी तालमेल नहीं बैठता तो हम एक दूसरे से कांटेक्ट भी करते हैं। भाई, क्लास तो पूरे देश में कोई भी ले सकता है, अच्छी बातों को पूरे देश में कोई बता सकता है, और सिर्फ ये कहना कि सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। डॉक्टर राजकुमार मिश्रा जी, आपको नमन है, और काफ़ी देर से आप आए, लेकिन ठीक है, समय से आप आए। तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में काम करने वाला हर बंदा, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में के क्षेत्र में काम करने वाला, छोटा हो या बड़ा हो, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के नाम पर अगर वो कुछ कर रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ, मिसगाइड ना किया जाए, दिग्भ्रमित ना किया जाए, और
इलेक्ट्रोहोपैथी के नाम पे लूट घसोट ना की जाए, इसकी निंदा तो सदैव की जानी चाहिए। जैसे हमारे डॉक्टर अमित सिंह सतना से हैं और हमारे इलेक्ट्रोहोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। उन्होंने हमको एक जानकारी उपलब्ध कराई कि मध्य प्रदेश में बहुत ही शिक्षा के इलेक्ट्रोहोपैथी की डिग्रियां बांटने में बहुत ही धांधलीबाजी चल रही है। तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप इसके लिए आगे आइए, हम पूरे संगठन के साथ आपके साथ हैं। अच्छी बात है, अगर वहाँ के संस्था संचालक कक्षा 6 पास, कक्षा 8 पास, कक्षा 10 पास कला वर्ग के इतिहास भूगोल के जानकारों को इलेक्ट्रोहोपैथी डॉक्टर की एमडी की डिग्री थमा देते हैं और उनको इलेक्ट्रोहोपैथी में एबीसीडी नहीं आती है, तो इससे बेइज्जती तो इलेक्ट्रोहोपैथी समाज की होगी ना। इलेक्ट्रोहोपैथी समाज में पढ़े लिखे इलेक्ट्रोहोपैथ की संख्या का कोई परसेंटेज नहीं बताया जा सकता, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि इलेक्ट्रोहोपैथी के क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों में अच्छे जानकार लोगों का प्रवेश हुआ है। अब ये अलग बात है कि निकल करके कुछ लोग मोनोपोली या मोनोप्ले का रोल अदा कर रहे हैं और सिर्फ अपनी बात में ईगो पावर है। वो कहते दूसरों को हैं कि उनको बोलने की भाषा नहीं आती, लेकिन स्वयं अपनी भाषा पर, अपने ईगो पावर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी भी ये साबित कर रहे हैं कि सरकार अगर कुछ करेगी तो उन्हीं की सलाह पर करेगी, सरकार अगर मानेगी तो उन्हीं का रिसर्च मानेगी, सरकार अगर कोई हॉस्पिटल सेलेक्ट करेगी तो उन्हीं के द्वारा बनाए गए ओपन किए गए हॉस्पिटल को सेलेक्ट करेगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि और जितने होम्योपैथिक डॉक्टरों का चयन होगा वो उन्हीं के सलाह पर होगा। यानी कुल मिलाकर के उन्हीं के निहित सबको उनके शरणागत हो जाना चाहिए। अब हो सकता है कि इस पर भी मेरी आलोचना हो कि मैंने आज एक क्लास से बड़ा लंबा इस तरह क्यों बोला, लेकिन चूंकि बात कही जाती है कि बोलने का तरीका गलत है, पढ़ाने का तरीका गलत है, बताने का तरीका गलत है, तो भाई हो सकता है मेरा तरीका गलत हो। मैं तो अपने इसी तरीके से बताते, समझाते, आलोचना करते, लोगों की बात सुनते, उनको समझाते उत्तर प्रदेश सरकार का चहेता बन गया। आप सबको मैंने पहले दिन बताया था कि मेरे उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे पुरस्कार देने से पहले जब मेरी फाइल का आकलन किया तो फाइल में मेरे 60% मेरे मेडिकल साइंस से संबंधित पेपर्स लगे थे, मेरे मेडिकल साइंस के संबंधित आर्टिकल लगे थे। उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही था, कोई दूसरी पैथी नहीं थी। मेरी विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में, विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न सेमिनारों में समाहित किए गए जो मेरे लेक्चर्स थे, मैंने वो सारे लेक्चर्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को दिया था। और वहाँ पे एक स्पेशल कमेटी ने, जो आईएएस लेवल की कमेटी होती है जहाँ पे प्रमुख सचिव होते हैं, उन लोगों ने हमारे उस सारे लिटरेचर को पढ़ा, हमारे प्रोजेक्टर से हमारे स्पीच की कैपेसिटी को देखा, हमारे बोलने की वाक्पटुता को देखा, हमारी लैंग्वेज को चेक किया, हमारे पावर ऑफ स्टेमिना को चेक किया। उसके बाद उन्होंने हमको सेलेक्ट किया। और ये एक तथाकथित अनुसंधान, तथाकथित संचालक और उसके स्वामी रखने वाले हमारे एक जूनियर साथी, जिनको तुम कहना भी अपमान शब्द लगता है, उन्होंने मेरी लैंग्वेज को, मेरी भाषा शैली को, मेरे नॉलेज को, मेरे वास्तविक डिग्री को उन्होंने बेकार कर दिया, चैलेंज कर दिया कि ये किसी लायक है ही नहीं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ भाई, अब आप यंग एज के हैं, हम लोग उस उम्र में आ गए हैं कि आपके चाचा लगते हैं, आपके पिताजी के समकक्ष हम लोग हैं। तो अब चाचा को भतीजा तो सहनी पड़ेगी, ज़माना ही बदल रहा है, क्योंकि बुढ़ापे में अगर पानी लेना है तो लड़का और भतीजा ही काम आएगा। तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन मेरी शुभकामना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इतना आगे बढ़ जाएं कि केवल आप ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रहें, आप ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रहें, बाकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। क्योंकि आप मोनो करोगे तो मोनो प्ले करते करते आप इतना थक जाओगे कि पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको एक भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आपके पास नजर आएगा नहीं। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको चाहिए बैठने तो कुर्सी और टाट पट्टी तो कोई बना के देगा। अगर आज आप मंचों पर बैठे ना होते तो शायद आपकी इतनी पहुंच ना होती। मैं तो फिर कि किसी व्यक्ति विशेष पर अपने बातों का प्रभाव दिखाना ये एक अलग कहानी है, और पूरे समाज पर अपनी बातों का प्रभाव दिखाना ये दूसरी कहानी है। ये जितने लोग हमारे इस समय लाइन पर हैं, या जितने कमेंट कर रहे हैं, जितने साथी हमारे संपर्क में जो हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं पिछले 2 महीने से जो साथी मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था।
इसके पहले मैं 36 वर्षों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इतने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मित्र नहीं बने थे। तो लोग मुझको समझ के मेरी मित्रता स्वीकार कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में काम करने के लिए आपके भी कुछ मित्र होंगे। जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके संबंध में कर रहे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में करने वाला हर व्यक्ति श्रेष्ठ है, कोई बुरा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक लेवल है काम करने का, उसकी अपनी अपनी एक क्षमता है, उसकी अपनी एक कोशिश है। अब नहीं पढ़ाई जाती तो क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रोजेक्टर के सामने ही पढ़ाई जाती है? क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोट पहन करके ही पढ़ाया जा सकता है? क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बनियाइन में और चड्डी में नहीं पढ़ाई जा सकती? क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कलम लेकर के दवा चाक डस्टर से नहीं पढ़ाया जा सकता? और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जब मैं अपने घर से आपको फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ फेसबुक पे, तो मैं अपने बंद कमरे का प्रयोग नहीं करूंगा तो किसका प्रयोग? हम मानते हैं अपने उन साथियों का जो मेरे इस लेक्चर को यूट्यूब पे उठा के डाल देते हैं, और यूट्यूब पे उठा के डालते हैं तो उससे पूरा विश्व हमारी बात को सुन रहा है। तो हम तो दूसरों के अगर लोगों को लाइक ना किया होता तो मैंने इस क्लास को पता नहीं कब का बंद कर दिया होता। मैंने सोचा था कि मैं 1 2 3 4 क्लास करूंगा और लोग मेरे पीछे टीका टिप्पणियां करेंगे, मुझे उटपटांग कहेंगे और मैं झल्ला करके बंद कर दूंगा। लेकिन लोगों का प्यार, उत्साह, एप्रिसिएशन इतना ज़्यादा मिला मुझे, लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि मेरा उत्साह बढ़ता चला गया और लोगों की डिमांड बढ़ती चली। अभी मैं पिछले 3 दिन से क्लास नहीं ले रहा था, लगातार फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप पे आ रहा था, सर आपकी 3 दिन से आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। आज सुबह मैंने फिर एक क्लास लिया, तो कल भी मैंने क्लास लिया। तो जब लोगों की इतनी डिमांड, मैं 2 दिन शांत हो जाता हूँ तो उनको लगता है कि उनके बीच से कुछ खो गया है। तो इसी को तो अपनत्व कहते हैं, इसी को तो प्रेम भावना कहते हैं, इसको अहंकार नहीं कहते। ये अपनत्व है जो फूट के निकल रहा है, पूरे देश में बह रहा है और लोग हमारे इस नदी का पी है और अपनी प्यास बुझा रहे हैं। मेरे भाई, लैंग्वेज को कंट्रोल मत कीजिए, लैंग्वेज को तराशने का काम आप मत कीजिए। किसी की डिग्री, डिप्लोमा और उसके बोल चाल, उसकी भाषा को आप तौलने का प्रयास मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो करिए। आप अपने क्षेत्र में काम करिए, मैं अपने क्षेत्र में काम करूं। आज मेरे सीनियर ने मुझसे जारी रखिए, मैं आपके साथ हूं, और मेरे वही सीनियर मुझे 2 किताबें भी आज क्लियर करेंगे। तो मैं अपने उस सीनियर का सम्मान करता हूं, मैं अपना काम जारी रखी हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं उनकी टीका टिप्पणी को आप मत सुनिए, वो आज करेंगे कल शांत हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे लोग आज आते हैं कल चले जाते हैं, यही क्या कम है कि आप लगातार 42 साल बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। मैंने उनसे वादा किया है कि जब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सब कुछ बता ले गया, तब तक मेरा क्लास बंद नहीं होगा। तो ये बातें आज मैंने सामान्य रूप से इसलिए किया है कि कल भी एक संस्थान से एक पत्र आया था, शाम को मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन मेरे सीनियर ने कहा कि उस वीडियो को आप डिलीट कर दें, वो क्या लिखते हैं उनको लिखने दीजिए, लेकिन आप उसका प्रत्युत्तर मत दीजिए। तो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, मैंने वो पोस्ट हटा दी अपने सीनियर के सहयोग पे। उनके संस्थान से डर के नहीं या उनसे डर के नहीं, अपने सीनियर का सम्मान करते हुए, उनके आदेश का पालन करते हुए, चूंकि मेडिकल प्रोफेशन में जूनियर और सीनियर का सम्मान होता है। मैं अपने से उम्र में बड़ा या मुझको मेरे साथ जो भी सीनियर रहे, मैं उनके किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि आने वाली पीढ़ी को सीनियर और जूनियर का रिस्पॉन्स करना या उनका रिस्पेक्ट करना नहीं आता। तो मैंने वो पोस्ट हटा दी है। उस पोस्ट से जिन लोगों ने सुना था, अगर किसी को व्यक्तिगत पीड़ा हुई हो तो मैं उसके लिए आज इस वीडियो के माध्यम से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी अपनी भाषा में, अपनी पोस्ट में कोई ऐसी टिप्पणी न करें जिससे किसी को आत्मिक पीड़ा हो। समान भाव, समान व्यवहार तभी चलेगा जब सामने आप समान व्यवहार करेंगे। आप हाथ बढ़ाएंगे हाथ मिलाने के लिए तो मैं आपसे, अगर आप हाथ खींचेंगे तो मैं आपसे 10 कदम दूर रहूंगा। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की रोजी रोटी और परिवार ना तो आपके लेक्चर से जिंदा है, ना आपके अनुसंधान से जिंदा है, और ना आपके अब तक के क्रियाकलापों से जिंदा है। मैं जैसे था वैसे हूँ, न मुझे ज़्यादा की चाह है और न मैंने कुछ खोया है, न मुझे कुछ आने की, न कुछ पाने की उम्मीद है। हम ईश्वर से संतृप्त हैं, हमें आत्मसंतुष्टि है, हमें एक धुन है कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को अपने अनुभव शेयर करूं। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे अनुभव को वो 100% अपने जीवन में अपनाएं। उन्हें अच्छा लगे तो प्रयोग करें, अच्छा ना लगे तो, जैसे अलमारी में बहुत सी किताबें लगी होती हैं, हमको कोई किताब पसंद आई तो निकाल के वही पढ़ते हैं, बाकी सारी किताबें खड़ी रहती हैं। तो ऐसे मैं सामने वालों से अनुरोध करूंगा कि आप वही बातें हमारी ग्रहण करें जो आपको अच्छी लगती है। हमारी जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती आप उसको ओवरलुक कर जाएं। जिन सज्जनों को हमारी पोस्ट या हमारा
वीडियो अच्छा नहीं लगता, वो इसको ओवरलुक कर लें, उस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारी लैंग्वेज को, हमारी डिग्री को, हमारे बातचीत करने के तौर तरीकों को उनको समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो अपना सरदर्द क्यों लेते हैं मेरे क्लास के लिए? मैं उनके लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं लेता, मैं तो उनके कोई क्लास देखता भी नहीं। आप ये भी मैं आज आपको बता दूं कि कभी कभार जब मुझे कहा जाता है फ़ोन करके कि आप ये वाला वीडियो सुन लीजिए, तभी मैं उनका वीडियो खोलता हूँ, नहीं तो मैं उनका वीडियो तभी खोलता हूँ जब मुझे कोई फ़ोन पर कहता है, नहीं तो मैं उनका क्लास भी नहीं देखता और मैं कभी नहीं देखता। पिछले 20-25 दिनों से मैंने उनका कोई वीडियो नहीं खोला था, लेकिन आज खोला तो कुछ निकल के आया कि हाँ, मेरे ना देखने पर भी लोग अभी लगातार मेरे पीछे जारी हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि मेरे क्लास में जो आपको अच्छा लगे वो आप ग्रहण करें, आपको जो ना अच्छा लगे, अगर आपको ख़राब लगता है तो मेरे फ़ोन कॉल्स आपके लिए सदैव खुले हुए हैं। मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है, मेरा फेसबुक खुला हुआ है। मैं यथासंभव अपने समय के अनुसार आपको जवाब भी देता हूँ और आपके सुझाव भी करता हूँ। मेरे बारे में जो लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उन पर मुझे अब चिंता नहीं करनी है, चूँकि अपने सीनियर की बातों का सम्मान भी करना है। वो कितना सम्मान करते हैं मेरा एज ए सीनियर, ये उनकी सोच है, और मैं उनको कितना स्नेह देता हूँ, ये मेरी अपनी शैली है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस विशेष चर्चा में मैं एक बार फिर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती से आप सबसे विदा चाहता हूँ। शाम को अपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए आगे बढ़ूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।